हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया होने भी चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर से किस तरह ये डिस्टर्ब होती है रेजिस्टिविटी, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है, ये आज हम पढ़ेंगे आज के लेसन में। तो बच्चे एकदम तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल लेकर चलेंगे हम जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ में बिल्कुल ही सिंपल सा दिया हुआ था। एक जगह आया था V इज इक्वल टू, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिन्होंने यहां नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? V इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A मल्टीप्लाइड बाई I। जिसने ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है वो मेरे पीछे वाले वीडियो जाके देखें। वीडियो देखने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। इसलिए आप मेरे जो पीछे के वीडियो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो जरूर देखें। तो यहाँ तक आप आ चुके थे, हम इतना पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हम V इज इक्वल टू आई आर से अगर इसको कंपेयर करेंगे, जो ओम्स लॉ है ये क्या है? ओम्स लॉ है, पढ़ा हुआ है आपका, है ना? तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको R मिलेगा ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ n। इसी से हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या है, टेम्परेचर में डिपेंड कैसे करेगा रेजिस्टिविटी। एक फॉर्मूला R हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इससे यहां पर कंपेयर करेंगे तो दोनों से देखो, L यहाँ L की जगह L है, A की जगह A है, तो रो की जगह क्या आएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी? दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये आ गया। इसको मैं एक साइड में नोट कर लेता हूं। रो विल बी इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ and R will be equal to ml upon NE square tau n। समझ में आ गया? यहां तक तो आप पहुंच गए थे। चलो, कंडक्टिविटी भी आपने पढ़ी थी। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 अपॉन रो दैट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी NE स्क्वायर टाउ अपॉन m। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि रेजिस्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला डायरेक्ट सा दिया हुआ है, हम उसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसमें जो चेंज होगा, रेजिस्टेंस में चेंज होगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, What will be the change in the temperature। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है। मान लो R0, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, शुरुआत में कितना है, उसको दोनों को मिला के हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि कैसे आया। तो फॉर्मूला जो आएगा आपके सामने वो आएगा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा dt। बहुत ही सिंपल सा है और ये इससे आ जाएगा। ठीक है, करके बताएं क्या? चलो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी के लिए, इसलिए मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। चलो, व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस after hike in temperature
टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, सॉरी, ये इनिशियल रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, वो है अल्फा। व्हाट इज dt? dt इज व्हाट? dt इज चेंज इन टेम्परेचर, यानी T माइनस T0। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस R की जगह पूरा फॉर्मूला लिखूं, R का फॉर्मूला क्या है बच्चों? रो L अपॉन A। अगर ये लिखो यहाँ पर तो आएगा रो L अपॉन A इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा रो नॉट L अपॉन A 1 प्लस अल्फा dt। L अपॉन A से L अपॉन A कैंसिल आउट हो गया, नया फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का आ गया, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा dt। तो ये दोनों, ये रेजिस्टिविटी के लिए हो गया, ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया। तो यानी दोनों की डिपेंडेंस जो है वो क्या आएगी, वो ये आपको बताया, ठीक है। तो ये स्मॉल जो कंसेप्ट है ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। मजा नहीं आ रहा? मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूले याद कर लो, ये दोनों। पहला फॉर्मूला क्या था बच्चों? उसको याद कर लो, क्या आएगा? R इज इक्वल टू, बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें याद रखना है, R नॉट 1 प्लस अल्फा dt, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा dt। This is the formula which tells us the temperature dependence on resistivity or resistance. Resistivity और resistance एक ही बात है? No, कभी नहीं। Resistivity अलग है, resistance अलग है, ठीक है। आपको एकदम अलग रहना है इसमें। चल, अब बात करते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा आखिर फर्क क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स। किसके ऊपर बात करेंगे? कंडक्टर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों यहां देखो, आप यहां से शुरुआत करें। रो का फॉर्मूला क्या है? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। m क्या है? व्हाट इज m? m इज मास ऑफ द चार्ज कैरियर। मास ऑफ चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पर? अरे चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा? कभी नहीं, नेवर। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, E क्या है यहाँ पर? E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होता। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो चेंज किसमें होगा? n और टाउ। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ क्या है? टाउ क्या है बच्चों? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम पढ़े, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आपको बताया था मैंने, जिसने मेरा वीडियो देखा। ये तो हो गए आपके कर्नेल, ये कर्नेल हो गए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ टकरा के यहाँ टकराया। तो ये बीच का जो टाइम है इसका हम एवरेज निकालेंगे, वो टाउ। जो बीच में जब वो टकराया नहीं है, व्हेन नेवर नो एनी कोलिजन हैपेंस, जब कोलिजन नहीं हुआ है, तो वो जो एवरेज टाइम उसको मिला है, जो रिलैक्सेशन टाइम मिला है,
वो आपने 11 में पढ़ा है, मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था। ये क्या है, टाउ है, और टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। चल अब इन दो फैक्टर पर निर्भर करेगा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, टी जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या डिपेंड करेगा, तो एन और टाउ पे डिपेंड है। पहले हम मान लेते हैं कि एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है बच्चों कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा ये एन भी बढ़ेगी। अरे भाई आयोनाइज बढ़ेगा ना, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। अच्छा, जब ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। भाई एन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ एन बढ़ेंगे, रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। अरे भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो वो जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी कोलिजन होगा, और जब जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम है जो टाउ है वो क्या होगा, कम। जब कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, यानी टाउ जो है वो कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, दूसरा फैक्टर है रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। कौन सा फैक्टर किस मटेरियल में ज्यादा इफेक्टिव है, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, चाहे कोई अलॉय हो, इंसुलेटर हो, उसमें कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव है वह उसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी। समझ में आया, दो फैक्टर काम करना है। पहला फैक्टर क्या है कि रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि एन बढ़ेंगे रेजिस्टिविटी कम होगी। दूसरा क्या है, टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अब इनमें से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, पहले बात करते हैं हम कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जैसे कॉपर में क्या होता है बच्चों, एक यूनिट मीटर क्यूब में 10⁻29 ऑन और अबाउट एन कितना होता है, 20 पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में ऑन और अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये फैक्टर है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये फैक्टर होगा। समझ रहे हो, यानी जो सेकंड फैक्टर है वो कंडक्टर में मोर इफेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंडक्टर है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर का, तो ये कैसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ जाएगी। समझ में आया, रो और टेम्परेचर का लेंगे तो ये रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया कंडक्टर का। चलो अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर से। इसको रहने देते हैं, इनको हटा देते हैं। चलो ये कॉपर का हो गया अपना, ये हो गया, ये हम समझ चुके हैं। चलो एन और टाउ हम जानते हैं, अब जान गए, दो वीडियो देख लिए तब तक नहीं जाने, अब जान गए। चलो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? दूसरा अपना पॉइंट आ गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास एक चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर का है, उसको पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी चीज यहाँ पर हम समझेंगे, इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो कभी कभी कंडक्टर के शो करते हैं, कभी इंसुलेटरी करते हैं, लेकिन कब इंसुलेटरी करते हैं कब कंडक्टर लेते हैं इसकी डिटेल हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, कम होते हैं। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? एकदम से कम हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है। तो ये फैक्टर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट फैक्टर है ज्यादा इफेक्टिव है बजाय सेकंड फैक्टर। किसमें? सेमीकंडक्टर। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। अगर पहला समझ में आया तो दूसरे आदमी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स की जो अलॉय टाइप होते हैं। क्या होता है? अलॉय होते हैं। जैसे तीसरा अपन मेटल ले रहे हैं अलॉयज, अलॉय जिनको हम बनाते हैं, ठीक है ना, एक से दो इनको मिक्स करके और हम बना लेते हैं, मेटल्स वगैरह को मिक्स करके हम बनाते हैं। तो अलॉय जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर नाइक्रोम, मैग्नीज, कांस्टेंटन एटसेट्रा। बच्चों इनमें क्या होता है कि इन अलॉयज में जितना इफेक्ट यहां इसका आता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी ही रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन जितना फैक्टर ये इफेक्टिव होगा उतना का उतना ही ये इफेक्टिव होगा, यानी इससे जितनी आपकी रेजिस्टिविटी कम होगी उतनी ही यहाँ से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी नेट जो इफेक्ट है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी पे नहीं आता। तो इसका जो ग्राफ आएगा रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का वो ऐसा सा है, बहुत ही कम चेंज होता है, बहुत ही कम चेंज होता है, माइन्यूट चेंज होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका फायदा क्या होता है? हम जानते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो हम इसी वजह से नाइक्रोम या मैग्नीज या कांस्टेंटन का वायर उसमें काम में लेते हैं। ये इसलिए काम में लेते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट आप लोग जानते हो, क्लास 10 में पढ़ा होगा, H=I²RT। तो जब उसमें से करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट पैदा होगी, उससे क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस चेंज होने की संभावना रहती है। आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, आपका रेजिस्टेंस समय के साथ बदल रहा है, तो आप रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम नाइक्रोम, मैग्नीज या कांस्टेंटन का वायर काम में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
कि व्हाई वी यूज नाइक्रोम वायर इन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये अलॉय होते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंसी निल है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से हम नाइक्रोम, मैग्नीन या कांस्टेंटन का वायर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में काम में लेते हैं। समझ में आया आपको? चलो, तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपका, मैंने सारी चीज क्लियर कर दी है, क्यों होता है, कौन सा फैक्टर कहाँ काम में आता है, ये सब कुछ क्लियर हो गया है आपके इस वीडियो में। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? अब हम बात करते हैं पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी, बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लगातार है ना, छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे पढ़ने से कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो पावर एंड एनर्जी फॉर रेजिस्टेंस। चलो, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की किसी भी वहां पर पावर कितनी है और उसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट बनाते समय क्या करते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा, चाहे बल्ब लगाएं, फैन लगाएं या कुछ और लगाएं। इसके अंदर यहां से हम एक सेल लेते हैं, बैटरी ले लें, चलो सेल लेते हैं, एक सेल लेते हैं, अमीटर भी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लो जी, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। कन्वेंशनली अपने को यहाँ पर एक की भी लगानी चाहिए। चलो, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ दी करंट हो गई। इसके ऊपर मेजर करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। चलो, ये क्लियर हो गया। क्या होता है बच्चों, सेल क्या करता है, इस सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हाई पोटेंशियल का टर्मिनल है, ये लो पोटेंशियल का, ये हाई का है, ये लो का है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने भी इस कंडक्टर में हैं उनको फ्लो होने के लिए मोटिवेट करता है। ये चाहता है कि ये फ्लो हो, ये एक जगह से दूसरी जगह जाए, और जब इलेक्ट्रॉन वहां से फ्लो होंगे, चार्ज कैरियर जब फ्लो होंगे तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, मान लो अमीटर की रीडिंग यहाँ पर आई आ रही है, यहाँ पर अमीटर की रीडिंग आई आ रही है, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, ये ए और बी, ये हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, तो इधर यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VA है, और यहाँ का अगर VB है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मैं इसको V ले लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ V। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both the terminals, both the ends of the resistance, अपन ऐसे कह सकते हैं सिंपल भाषा। ये VB माइनस V है, ये 0 से बड़ा है क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो कि इसके अंदर Q चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों, इसके बराबर आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये तो आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ VB पर कितनी है, QVB, B पर जितना पोटेंशियल है उसको हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर Q पर वहां पर फ्लो हो रहा है चार्ज,
माइनस क्यू वी ए। आराम से समझो, बहुत शानदार कंसेप्ट है। क्यू यहां पर कॉमन आ गया, वीपी माइनस वी ए। What is the value of Vp minus Va? When Va minus Vp is greater than 0, then we can say that Vp minus Va will be less than 0. V minus Va is less than 0. It means the change in potential energy is less than 0. Understand? Change in potential energy is less than 0. So it is negative. Negative means there is a loss in potential energy of the circuit. Loss in potential energy. Are you getting my point? Loss in potential energy. When a circuit is losing the potential energy, then where the energy is going? As we already know that energy is always conserved. So loss in potential energy will be a result in the increase of which energy? Increase of kinetic energy. Increase of kinetic energy. अरे बहुत मजेदार कंसेप्ट है भाई। इसमें लॉस हुआ, जितने पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो कैसा होगा? ये ग्रेटर देन 0 होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, अगर सिंपल भाषा में लिखे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? माइनस डेल यू विल बी ग्रेटर देन 0। सो डेल के इज ग्रेटर देन 0। बहुत ही ऐसा कंसेप्ट आ गया यहाँ पर, डेल के इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं फॉर्मूले। ये जो QB माइनस ये जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों? QV। ये क्या हो जाएगा? QV, क्योंकि VP माइनस VA माइनस VP क्या होगा? V के इक्वल लिया है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। यहां उल्टा है तो माइनस में आ जाए। बहुत बढ़िया, समझ में आया? माइनस QV आ गया, चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां पर ये आ जाएगा बच्चों, डेल के क्या आ जाएगा? प्लस का QV। ठीक है ना? जितना यहां पर लॉस हुआ उतना ही यहां पर गेन हो गया, प्लस का QV। और Q क्या होता है बच्चों? Q क्या होता है? I dt या IT, कैसे ले लो? IVT। ठीक है? अरे भाई ये जो I होता है वो क्या होता है? Q/T। तो Q क्या हो गया? I मल्टीप्लाइड बाई T, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहां पर आ गया VIT। Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? IT। अच्छा, ये हो गया आपका डेल के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और पॉजिटिव चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई। जब किसी एटम को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। साथ ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी से वो मोशन करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vt वो बढ़ जाएगी, और जब vt इंक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vt मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा बच्चों? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो जल्दी जल्दी वो टकराएंगे और उनके आपस में ज्यादा कोलिजन होगा, होने की वजह से
एक्सेसिव कोलिजन होगा, उनके बीच में एक्सेसिव कोलिजन होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में टकराएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, टाउ कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। टकराने से क्या होगा, वहां पर हीट पैदा होगी और इससे हीट पैदा होने की वजह से वहां पर कुछ न कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी। जैसे अपन बल्ब देखते हैं तो बल्ब में क्या होता है बच्चों, जो हीट है वो रेडिएशन के रूप में सामने आती है, जिसको हम एक लाइट के रूप में काम में लेते हैं, जो अपने लिए यूजफुल है, तो वो किसी न किसी रूप में सामने आती है। ठीक है, हीटर में भी वो एक हीट के रूप में सामने आती है, जिसको अपन यूटिलाइज करते हैं। तो ये कब कैसे होता है, जब काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव चेंज हो, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। ये एनर्जी आती कहाँ से है, एनर्जी आप कहीं किसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आई। एनर्जी कहाँ से आती है, इस सेल से। ये सेल इस एनर्जी को देता है जो यहाँ पर कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी की क्वांटिटी कितनी है, VIT। समझ गए आप लोग। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके आगे और देखते हैं बच्चों। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है, प्लीजेंट सा है। चलो ठीक है, जो आपकी एनर्जी आई है W, जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, वो कितनी आई है बच्चों, W नाम दे देता हूं मैं इसको। टोटल एनर्जी आई है VIT। व्हाट इज W, द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मान लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी, और जो आपका हीट के रूप में वहां पर ये एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड। ये कितनी है, VIT। अच्छा, और इसी एनर्जी को, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी यहाँ पर आपको सामने प्रदर्शित हो रही है, जो डिसिपेटेड हो रही है, ये अगर पर यूनिट टाइम ले लें हम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ द करंट। जो उस समय करंट चल रहा है उसका पावर क्या है, इस समय जो कंज्यूम हो रहा है उसका पावर क्या है। एनर्जी पर यानी T से डिवाइड करना पड़ेगा, W/T। इस T को मैं इधर ले आया, इधर क्या बच गया, VI। दिस इज कॉल्ड पावर। सो P इज इक्वल टू VI। और यहां पर ये जो VI है, यहाँ अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें, कौन से लॉ को, ओम्स लॉ को, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है। अरे भाई W/T इज इक्वल टू VI, T से डिवाइड कर दो, या इसको इधर ले आओ, VI बच गया। और V इक्वल टू IR को अगर हम यूज करें तो इस V की जगह हम IR अगर लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, IR मल्टीप्लाइड बाई I। सो P विल बी इक्वल टू I²R। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसमें I की जगह V/R लिख दें यहां से लाकर, तो पावर क्या हो जाएगी, V मल्टीप्लाइड बाई V/R, दैट इज V²/R। तो ये हो गया बच्चों पावर यहाँ पर V²/R। तो इसको अब ये तीन फॉर्मूले, यानी सेम फॉर्मूला है ये, इनका अलग अलग रूप यहाँ पर हो सकता है। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया उसको हम आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका। ये सब कुछ आपका क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको करवा रहा हूँ। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि पावर क्या होती है, VI होती है या I²R होती है। बच्चों हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों तक पहुंचती है तो बहुत दूर से रास्ता तय करती हुई आती है, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आती है, और बहुत दूर से इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें अगर इस फॉर्मूले से हम देखें P = I²R, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस हो जाएगी,
और तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वायर का रेजिस्टेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी रास्ते में। इससे बचने के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, पहले हम इसके बारे में विचार करते हैं। P क्या है, P क्या है, P आया है VI, ठीक है। मान लेते हैं पावर वेस्टेड इन ट्रांसमिशन पाथ, है ना। ट्रांसमिशन जब हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर पावर गई, तो इस रास्ते में जो पावर वेस्टेड हुई उसको मैं ले लेता हूं अगर PC, अगर मैं इसको ले लेता हूं PC, तो दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RC। ये R तो फिक्स है, और पावर कितनी वेस्ट हुई, PC। चलो I तो यहां से जो करंट दिया है वो आएगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा, करंट उतना उतना यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू रख दें, वहां से पावर P दी है और VI के रूप में वो आगे आ रही है, तो इसमें इस I की वैल्यू अगर हम रख दें तो PC पावर वेस्टेड इज I की जगह क्या आएगा यहाँ से P अपॉन V, तो P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू RC, इस I की जगह रखा है यहाँ से, समझ में आया। P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RC। अब देखो पावर तो ये पावर क्या है, पावर गिवन एट सोर्स, जो सोर्स पे जितनी पावर दी वो है, ये वोल्टेज गिवन एट सोर्स, समझ में आ रहा है। RC क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा हाई कर दूं, तो पावर ये तो फिक्स है कितनी देनी है, RC भी फिक्स है। अगर मैं इसको हाई कर दूं तो क्या होगा, पावर जो वेस्टेड हुई है वो PC जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर सर 1,32,000 वोल्ट की लाइट है, इस वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है। फिर बाद में आगे आके जो ग्रिड आता है उसमें जब चेंज होता है तो लास्ट में होता है 11,000 वोल्ट की लाइट है, 11,000 वोल्ट की होती है ना। और लास्ट में घर में आती है तो ये 220 वोल्ट के आसपास आती है। बाद में ये कम किससे करते हैं, जो मेन ट्रांसमिशन होता है उसमें 1,32,000 1,32,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज की करंट वहां से देते हैं सोर्स है, ताकि रास्ते में जो है जो पावर वेस्ट हो वो कम से कम हो। और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर लगाकर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर से उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं इसको वोल्टेज को, और घरों तक आते आते वो 220 वोल्ट का आ जाता है। आपने ये भी देखा होगा कई जगह लगा रहता है बोर्ड के हाई वोल्टेज है, डेंजर ड्यू टू, ये यहाँ पर भी डेंजर होता है ना, यहाँ पर भी डेंजर लिखा होता है कि हाई वोल्टेज का है, यहाँ पर भी डेंजर लिखा होता है ना, डेंजर लिखा होता है, हाई वोल्टेज का है, इसके पास में नहीं जाना, है ना। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज है तो ये अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि पावर जो वेस्ट होगी रास्ते में वो मिनिमम होगी, और ज्यादा की पूरी की जितनी पावर हमने दी है उतनी की उतनी ही ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके बच्चों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। बाय।